हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी विद कैलाश जोशी में। जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे स्वतंत्रता संग्राम में उत्तराखंड की भूमिका, और चौथे पार्ट से ही हमारा कुमाऊं परिषद स्टार्ट हो गई थी। और जैसा कि मैं पुराने वीडियो में बता चुका हूँ कि कुमाऊं परिषद की स्थापना 1916 में हुई थी, और उसके साथ ही पहला अधिवेशन 1917 में किया गया था अल्मोड़ा में, और उसके बारे में हम पूरा डिटेल में पुराने वीडियो में देख चुके हैं। और जो भी भाई बंधु अभी नए आए हैं और जो सीधे डायरेक्ट पांचवा वीडियो देख रहे हैं, तो उनसे एक से गुजारिश रहेगी कि वो पहले पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वीडियो देख लीजिए। उसके उपरांत एक क्लियरिटी उनके माइंड में आ जाएगी, और आने वाले टाइम में यानी इससे आप वो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा ले पाएंगे। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते हुए हम आगे आ जाते हैं। कुमाऊं परिषद का द्वितीय अधिवेशन, जैसा कि मैंने राइट डाउन किया है, 24 से 25 दिसंबर सन 1918 को यह अधिवेशन हुआ। पेपर में आपका ये आने है कि कुमाऊं परिषद का द्वितीय अधिवेशन कब हुआ, तो आपका आंसर आएगा 24 से 25 दिसंबर 1918। स्थान की बात करेगा तो आप नो डाउट आप सीधे हल्द्वानी लिखेंगे, और इसके सभापति तारादत्त गेरोला जी थे। ठीक है, तो सिंपल से इसमें जो मेन काम आता है, आप ध्यान देंगे इसी अधिवेशन में बेगार से मुक्ति और जंगलात के अधिकार जनता को लौटाने संबंधी प्रस्ताव रखे गए थे। पेपर में अगर क्वेश्चन आता है कि कुमाऊं परिषद के वो कौन सा अधिवेशन था जिसमें बेगार से मुक्ति तथा जंगलात के अधिकार जनता को लौटाने संबंधी प्रस्ताव रखे गए थे, तो आप बहुत ही इजी वे में आंसर देंगे कुमाऊं परिषद का द्वितीय अधिवेशन। ओके, और इसी अधिवेशन में एक तो लौटाने का प्रस्ताव रखा गया, साथ में इससे पहले ना, इससे पूरा अब थोड़ा सा चर्चा करेंगे तो नवंबर 1917 में बीरो खाल एक जगह थी, और 1918 में बेरी नाग एक जगह थी, और साथ में 1918 में अक्टूबर का महीना था, चमोली तथा गंगोली हाट या गंगोली में बेगा प्रथा का भी प्रत्यक्ष रूप से विरोध इसी में किया गया था, इसी के तहत। और जैसा कि मैंने लिखा है, कुली बेगार, कुली उतार, कुली बर्दाश्त का भी उन्मूलन के बारे में चर्चा इसमें की गई थी। एक्चुअल में कुली उतार, कुली बेगार और कुली बर्दाश्त को कंपनी सरकार ने द रेगुलेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ फोर्ट विलियम में परिभाषित किया था। बट अगर हम इसको डिफाइन करें कि क्या है कुली उतार, क्या है कुली बेगार, और क्या है कुली बर्दाश्त, क्योंकि पुराने पेपर में इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा उठे हैं, तो देखिए ध्यान देना। जब ब्रिटिश अधिकारी पर्वतीय क्षेत्र के दौरे पे आते थे, कहने के बात है कि वो घूमने घामने आते थे, तो स्थानीय जनता, जो स्थानीय लोग वहाँ के थे, वो उनके लिए एक अनिवार्य रूल बनाया गया था कि उनके लिए निःशुल्क कुलियों की व्यवस्था की जाए, जनता के द्वारा, जनता के लिए। मतलब जो आ रहे हैं ब्रिटिश अधिकारी पर्वतीय क्षेत्र में दौरे पे, तो स्थानीय जनता के लिए अनिवार्य था कि वो उनके लिए निःशुल्क कुलियों की व्यवस्था करें। मतलब एक तो कुलियाँ उनको दें और पैसा भी नहीं मिलेगा, कहने की बात है। इस प्रथा को हम कुली उतार कहते हैं। ये बड़े बड़े पेपर में अगर मेंस में लिखने के लिए आता है कि कुली उतार से आप क्या समझते हैं, तो सिंपल सी बात, बिना पैसे दिए कुली की व्यवस्था करना, उसे कुली उतार कहा जाता है। ठीक है, ये व्यवस्था न केवल अधिकारियों के लिए होती थी, बल्कि उनके साथियों और कर्मचारियों के लिए भी की जाती थी। उनके लिए तो होती थी, साथ में जो जो बंदे आए हैं उनका भी सामान फ्री में, एक हम तरह से हमारी पहाड़ी लैंग्वेज में बोको कह सकते हैं, लाद ना कह सकते हैं। ठीक है, होती थी। और इस सुविधा का लाभ ना ब्रिटिश पर्यटक भी लेते थे, जो घूमने घामने आए वो भी इसको बहुत ही बेहतरीन ढंग से करते थे। तो क्या कहते इसी दौरान मतलब अंग्रेजी अधिकारियों के लिए भी स्थानीय जनता को निःशुल्क कार्य भी करने का आदेश था। एक तो सामान हमान ला देंगे, ऊपर से समस्त प्रकार के जो उनके ऑर्डर होंगे उनको फ्री में काम करेंगे, और उनको बेगार भी देनी नहीं पड़ती थी। और क्या कहते हैं, कुली बेगार की संज्ञा इसे ही दी गई है, मतलब काम फ्री में करेंगे। एक तो सामान ले जा रहे हैं और काम फ्री में करेंगे, तो काम फ्री में करना ही एक तरह से बेगार देना क्या बेगार देनी टाइप की चीज़ कही जाती थी। और इसे कुली बेगार की उपाधि या कुली बेगार की परिभाषा से संबोधित किया गया था। ठीक है, और सार्वजनिक कार्यों के लिए भी पर्वतीय जनता को बेगार देनी पड़ती थी। कोई भी कार्य सार्वजनिक होगा तो जनता फ्री में कार्यरत रहेगी उसके लिए। और कुली बेगार बर्दाश्त के अंतर्गत, अब आया कुली बेगार बर्दाश्त, इसके अंतर्गत क्या होता है कि जब अंग्रेज अधिकारी पर्वतीय क्षेत्र में घूमने घामने आते थे या दौरे पे आते थे, तो ग्रामीण द्वारा उन्हें निःशुल्क में राशन आसन देना पड़ता था। आप समझ रहे होंगे, फ्री में कुली की व्यवस्था कराना कुली उतार,
फ्री में उनके कार्य करना कुली बेगार, और फ्री में उनको खाना खिलाना कुली बर्दाश्त। आप एक सिंपल वे में दिमाग में रख लीजिए। देखिए, इसका जो मेन प्रमाण मिलता है ना, एक बार की बात थी कि सोमेश्वर पट्टी में लोग ने एक तरह से मुफ्त में और राशन देने के लिए इनकार कर दिया था, असमर्थता जाहिर की। तो उसी दौर पे वहाँ सर हेनरी रैमजे, जिनको एक तरह से रामजे साहब नाम से भी संबोधित किया गया है, और इनके उसमें मतलब सबसे अच्छे कमिश्नर के रूप में इनको संबोधित किया गया है, तो वो आए थे। और क्या कहते हैं, उन्होंने तक का इससे दुखी होके या गुस्से में आकर 500 रुपये का दंड लगा दिया था, अर्थदंड लगा दिया था इसमें। आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया आपको। फिर देखिए, इसका प्रतिनिधित्व तो से दिल क्या कहते हैं, एक तो बद्रीनाथ पांडे ने कलकत्ता गए थे, कलकत्ता में गांधी जी से मिले थे पहली बार क्या कहेंगे, कलकत्ता में गांधी जी से मिले थे, और गांधी जी से अवगत कराया था कुली बेगार के उन्मूलन के बारे में। कुली बेगार इस प्रकार की चीज़ें हैं। अगर पेपर में आएगा कि बद्रीनाथ पांडे जी ने कहाँ पे गांधी जी से कुली बेगार के बारे में अवगत कराया, तो आपका आंसर आना चाहिए कलकत्ता, क्योंकि उनको पहले से इसके बारे में ध्यान था कि अब कलकत्ता में गांधी जी आने वाले हैं, और वो गए थे, ठीक है। और क्या कहते हैं, वहाँ जब पहुँचे तो इन्होंने गांधी जी से डायरेक्ट यही चीज़ कही कि महाराज एक बार हमारे वहाँ आके इस बारे में भी थोड़ा संज्ञान में लीजिए वगैरह वगैरह। और इसके प्रत्युत्तर में गांधी जी ने आंसर दिया था कि जब भी मुझे मौका लगेगा मैं कुमाऊँ अवश्य आऊँगा। ठीक हो गया, ये चीज़ें थी। और आगे बढ़ते हैं। सन 1918 में क्या कहते हैं, अल्मोड़ा अखबार बंद होने की कगार पे आ गया था, क्योंकि आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, सन 1913 से लेकर सन 1918 तक बद्रीनाथ पांडे जी ने इसका संपादन कार्य संभाला था। और अखबार बंद क्यों हुआ? शासन विरोधी रुख अपनाने के कारण। क्योंकि बात उस समय की है ना कि जब अल्मोड़ा अखबार के मतलब एक कहने की बात है कि जब बद्रीनाथ पांडे इसके अध्यक्ष बने या संपादक बने, तो वो इससे पहले तो एक तरह से अंग्रेज़ों की गुलामी कर रहे हैं कह सकते हैं, या उनकी अकॉर्डिंग और संपादक चल रहे थे। मगर बद्रीनाथ पांडे थोड़े अलग टाइप के थे, उनने क्रांतिकारी विचारधाराएँ अपनाई और जनता को रूबरू कराया कि किस प्रकार की गलतियाँ हो रही है, और जनता को स्वतंत्रता के लिए जागृत किया, और इस अखबार के माध्यम से। और मैं आपको पुराने लेक्चर में बता चुका हूँ कि इन्हीं के संपादन काल में अल्मोड़ा अखबार की टीआरपी या पब्लिसिटी बहुत हाई लेवल पर पहुँच गई थी, और सबसे ज़्यादा प्रतिलिपि इसी समय बिकी थी। तो बात क्या थी कि अल्मोड़ा अखबार का एक होली अंक था। उस होली अंक में सन 1918 में बद्रीनाथ पांडे ने एक गज़ल लिखकर तत्कालीन अल्मोड़ा ज़िले के डिप्टी कमिश्नर हुआ करते थे एक बंदे, जिनका नाम था लोमस। ध्यान देना, पॉइंट मेरे आप पकड़ने की कोशिश करेंगे। अल्मोड़ा अखबार का कौन सा अंक था? होली अंक था, ध्यान दीजिएगा। और 1918 की बात थी। बद्रीनाथ पांडे ने एक गज़ल लिखी, और किसके खिलाफ लिखी? क्या कहते हैं, अल्मोड़ा ज़िले के डिप्टी कमिश्नर थे लोमस। स्टार क्वेश्चन है, लोमस आप लोग अपने दिमाग में रखेंगे। लोमस, ओके, लोमस हो गया। लोमस के काले कारनामों पर उनने एक जैसे कुठाराघात किया था। उनने कहा था कि ये बड़ा गलत काम किया है। कहने की बात है कि अल्मोड़ा अखबार में अगर जब लोमस जब नाराज़ हुए, तो उसके बाद अल्मोड़ा अखबार में उनने 1000 रुपये का जुर्माना लगा दिया था, और जमानत न देने के कारण अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन बंद हो गया था, मैं आपको बता चुका हूँ। और 1918 में शक्ति साप्ताहिक प्रकाशन प्रारंभ कर दिया था बद्रीनाथ पांडे जी ने, इसके बिहाफ पर, इसके नाम को चेंज करते हुए। और ये एक विशुद्ध राष्ट्रीय पत्रिका भी थी, विशुद्ध राष्ट्रीय पत्रिका थी। और 15 अक्टूबर 1918 को बद्रीनाथ पांडे ने गुरुदास साहजी थे, मोहन सिंह मेहता जी, हरि कृष्ण पंत, हर गोविंद पंत आदि की सहायता से देशभक्त प्रेस की स्थापना की। ध्यान देना, मेन नाम तो देशभक्त प्रेस की स्थापना करने के पीछे बद्रीनाथ पांडे जी का ही नाम आएगा, बट साथ में गुरुदास साहजी से साथ में मोहन सिंह मेहता जी थे, हरि कृष्ण पंत थे, तथा हरगोविंद पंत जी भी थे, ठीक है। और इसकी स्थापना कर शक्ति नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया। पेपर में आ सकता है कि शक्ति नामक साप्ताहिक पत्र प्रकाशित किस प्रेस से होता था, तो आपका आंसर आएगा देशभक्त। कौन सा भक्त? देशभक्त।
जिसकी स्थापना कब हुई थी, आ सकता है पेपर में। देशभक्त प्रेस की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी सन 1918 को और भद्रत पांडे के नेतृत्व में हुई थी और शक्ति अखबार इससे ही प्रकाशन प्रारंभ हुआ। ठीक है, ये विशुद्ध राष्ट्रीयवादी पत्रिका की शुरुआत थी यही जो होने वाली, और जिसमें कुली बेगार प्रथा के उन्मूलन के प्रस्ताव को पारित कर दिया गया था साफ तौर पे। आपके मन मस्तिष्क में ये चीज़ छप गई होगी, मैं उम्मीद करता हूँ। और जैसा कि मैं चर्चा कर चुका हूँ, 1918 में शक्ति साप्ताहिक का प्रकाशन किया गया, एक विशुद्ध राष्ट्रीय पत्रिका थी। 15 अक्टूबर 1918 को भद्रत पांडे ने देशभक्त प्रेस की स्थापना कर शक्ति नामक साप्ताहिक का प्रकाशन प्रारंभ किया। ये एक विशुद्ध राष्ट्रीय पत्रिका की शुरुआत थी जिसमें कुली बेगार का उन्मूलन शुरू हुआ। ठीक है, आजकल हम इतना ही करते हैं। आने वाले समय में नेक्स्ट वीडियो में रोलेट एक्ट के बारे में लेके आऊँगा, जिसमें उत्तराखंड का क्या क्या दायित्व रहा। आप ध्यान दीजिएगा, जो हम स्वतंत्रता संग्राम पढ़ रहे हैं उसका लिंक उत्तराखंड से करते हुए चल रहे हैं। क्या क्या सेंटर में हुआ उसको हम ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम ध्यान दे रहे हैं कि उस समय जो सेंटर में हुआ वो राज्य में किस चीज़ कैसे वो डिफाइन किया गया और कौन कौन से क्रांतिकारियों ने इसमें कार्यरत रहे। ठीक है, धन्यवाद। आप इसको राइट डाउन करके अपने नोट से बनाइए प्रॉपर, और इस सीरीज़ को हम धीरे धीरे इसी प्रकार से ख़त्म करेंगे। धन्यवाद।